पढ़ रहे थे हम? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा था टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिसमें से हमने पहली स्टार्ट की थी सबसे बड़ी, जिसको हमने थायराइड ग्लैंड बोला था। और लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, गले में होती है। इससे दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं। पहले हार्मोन थे जिसको हम थायराइड हार्मोन्स बोल रहे थे। थायराइड हार्मोन्स दो होते हैं, T3 एंड T4। अब T3 क्या करता है, T4 क्या करता है, वो सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब अगर आपको याद हो पिछली क्लास तो मैंने बताया था कि थायराइड से 2% में एक और हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का मेन काम होता है बच्चा थायराइड हार्मोन्स बनाना, लेकिन 2% में एक और भी हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, है ना। अब तो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, बस इसका एक काम होता है और वही हमें पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हम दूसरी ग्रंथि शुरू कर देंगे, ठीक है। धीरेन्द्र देखो हिंदी में मैम पिछली क्लास में बताया थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अप टू बोलते हैं या थायराइड बोलते हैं, बस आदत पड़ गई है कमेंट टाइप करने की ना, हिंदी में मैम हिंदी हिंदी चिल्लाने की बस एक आदत है, वो आदत आपको अपने अपनानी है ना। चलो क्या क्या बेटा, कैल्सिटोनिन हार्मोन सिर्फ 2% में रिलीज करती है। मेजरली थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन ही रिलीज करती है। सिर्फ 2% में एक और हार्मोन जिसको कैल्सिटोनिन, बच्चों कैल्सिटोनिन नाम से क्लियर लग रहा है ये कुछ कैल्शियम से संबंधित काम कर रहा होगा। कैसा काम कर रहा होगा, कुछ कैल्शियम से रिलेटेड ही काम कर रहा होगा। अब आप मुझे सब लोग ये बताओ, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कैल्शियम हमारे नाखूनों में होता है, नेल्स नाखून में होता है, हेयर्स हमारे बालों में होता है, हमारी बोन्स हड्डियों में कैल्शियम होता है, हमारे दांत कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं ना, इन सब में कैल्शियम होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं और किसमें कैल्शियम होता है, तो हमारे खून में, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है बच्चों। अपना जो खून रक्त होता है उसमें भी कैल्शियम होता है बच्चों। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत किसको होती है, सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को, अस्थियों को। होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैल्शिटोनिन से। और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसे अगली ग्रंथि भी समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा हमारे खून में भी कैल्शियम और हमारी हड्डियों के पास भी कैल्शियम है। हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, हड्डियों को बहुत ज्यादा कैल्शियम जरूरी होता है। होता क्या है, हमारे ब्लड में, हमारे खून में क्या हो जाए, खून के अंदर जब कैल्शियम जो है वो एक्सेस हो जाए, एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चा, ज्यादा हो जाए। ये कैल्शियम का सिंबल है, कैल्शियम को ऐसे लिखा जाता है। जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए, मान लो खून में कैल्शियम बढ़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हमारी बोन है, कोई यहां पर कोई हमारी हड्डी है, इस हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है। अगर आपको ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी सुन लो। हड्डियों के पास अगर कैल्शियम सही मात्रा में नहीं आता है तो आपको पता है हड्डियां खोखली तो होती ही हैं, हड्डियों में छोटे छोटे छेद तो पहले से होते हैं, लेकिन जब हड्डियों के पास कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं आता है तो हड्डियों के छेद बड़े हो जाते हैं। एक बीमारी हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। हड्डियों में छेद होना, हड्डियां पतली हो जाएगी, ब्रिटल भंगुर हो जाएगी, हड्डियों से बहुत ज्यादा आवाज आने लग जाएगी, हड्डियां टूटने का डर बढ़ सकता है। तो होता क्या है बच्चों, जब हमारे खून में एक्सेस कैल्शियम है, इस कैल्शियम को मान लो हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है, एक बोन है यहाँ पर, एक हड्डी है, इसके पास कैल्शियम की कमी है और खून में कैल्शियम ज्यादा पड़ा है, तो एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन पता है क्या करता है, अपने साथ इस एक्सेस कैल्शियम को कहां पे ले जाएगा, अपने साथ मिला के इस एक्सेस कैल्शियम को हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों के पास ले जाएगा। तो कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, आप बताओगे बच्चा। कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे खून में जो कैल्शियम ज्यादा होता है उस ज्यादा मात्रा के कैल्शियम को हमारी हड्डियों के पास ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अगर बताओ ये हार्मोन नहीं है या इसकी कमी हो जाए तो आप जानते हो अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, और हड्डियों के पास जब कैल्शियम की कमी होती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जिसको क्या कहते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है क्या, कि हमारे खून में जो एक्सेस मात्रा का कैल्शियम है, जो ज्यादा मात्रा का कैल्शियम है, उस कैल्शियम को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेजने का काम करता है। अब दूसरी जगह को क्या है, बोन, हड्डी है बेटा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि क्या पूछता है आपसे एग्जामिनर कि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, तो आप क्या बताओगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे खून में जो ज्यादा मात्रा का कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को हड्डी के पास पहुंचाता है। जैसे और एग्जांपल दूं, मान लो हमारे खून में 0.5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा पड़ा है और आपकी एक हड्डी है, इस हड्डी को भी 0.5 ग्राम कैल्शियम की कमी महसूस हो रही है। इसको लग रहा है कि मुझे 0.5 ग्राम कैल्शियम मिल जाए, है ना। तो क्या होगा आप बताओगे बेटा, एक हार्मोन निकलेगा, इस हार्मोन को कैल्सिटोनिन कहते हैं, और ये क्या करेगा, ये इस 0.5 ग्राम कैल्शियम को किसके पास छोड़ाएगा, हड्डी के पास छोड़ाएगा। तो हड्डी बोलेगी वाह भाई मेरे पास कैल्शियम आ गया, मैं मजबूत बन जाती हूँ, कठोर बन जाती हूँ और कभी भी हड्डियों में कोई बीमारी नहीं होने दूंगी मैं। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो सिर्फ 2% में थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। फिर मैम 98% में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो 98% में जो हमने परसों की क्लास में पढ़ा था कौन सा, थायराइड हार्मोन निकलता है। तो इसी के साथ आपकी थायराइड ग्रंथि पूरी कंप्लीट होती है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, इससे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, ए टू जेड सारी बातें बताती है। अब दूसरी ग्रंथि लिखोगे थायराइड जैसे ही नाम वाली, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि पैराथायराइड ग्लैंड्स कितनी होती हैं और कहां होती हैं। फटाक से बताओ क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। फटाक से बताइए पैराथायराइड ग्रंथि कहां पे पाई जाती है और संख्या में कितनी होती है, क्योंकि मैम ने एस लगाया ना, ग्लैंड्स लिखा है तो पक्का एक से तो ज्यादा ही होंगी। कितनी होती है, कितनी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड मैम ने पढ़ाया था 4 होती है, नंबर में 4 होती है। और इनकी लोकेशन पूछेगा तो देखिए बच्चा, जो थायराइड ग्रंथि होती है ना जो गर्दन में, उसी के पैरों में होती है। आपको पिछली क्लास याद है, मैंने कहा था ऐसे तितली के आकार की पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है। ये थायराइड, ये थायराइड, इसी थायराइड के पैरों में 1 2 3 4 ये कौन सी ग्लैंड्स है, ये चारों जो ग्रंथियां है ना ये है पैराथायराइड।
इसके नाम से क्लियर है, थायराइड के पैरों में पड़ी है, थायराइड के पैरों में पड़ी है। तो कितनी, थायराइड के 4 पैर हैं, तो चारों पैरों में 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बता दोगे? हाँ जी मैम बता देंगे। ठीक है, अब सुनो, ये ग्रंथि क्या करती है? ये ग्रंथि हार्मोन जो बनाती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? भाई ग्रंथि है कौन सी? एंडोक्राइन। तो इसका काम क्या होगा? हार्मोन बनाना। अब ये कौन सा हार्मोन बनाती है? इससे बनने वाले हार्मोन का नाम होता है पैराथायरोक्सी हार्मोन। क्या नाम होता है? पैराथायरोक्सी हार्मोन। और इसी पैराथायरोक्सी हार्मोन का एक नाम और भी होता है बच्चा, इसी पैराथायरोक्सी हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इसी पैराथायरोक्सी हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो दो हार्मोन नहीं है, हार्मोन एक ही है, इसके नाम दो है। ठीक है, इसके नाम दो है। तो लिखिए पैराथायरोक्सी हार्मोन, पैराथायरोक्सी हार्मोन। और इसी हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? कोलिप्स हार्मोन। मैम कोलिप्स शब्द कहां से आया? बेटा वैज्ञानिक ने, जिस वैज्ञानिक ने इस हार्मोन के बारे में बताया था ना, उसका नाम था कोलिप्स, उसने अपने नाम पे रख दिया। क्या प्रॉब्लम है? रख दिया। पैरा आफ्ताब जी कह रहे हैं आज ईद है और आपने छुट्टी नहीं रखी, होली होती तो। बेटा मेरी क्लास में ना ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में स्पेशली बकवास करने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? आफ्ताब आलम। हाँ मैम होली होती तो क्या क्लास चलता, आज ईद है तो आपने क्लास की छुट्टी नहीं करी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए ईद होली सब कुछ आपने देखा होगा, मैं क्लास में नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सब कुछ बोलती हूँ। प्लीज मेरी क्लास में सब बकवास नहीं करो। मेरे पास टेक्निकल टीम का फोन आया था, मैं क्लास होगी तो मैंने कहा लगा दो भाई क्लास। ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो आप? मत पढ़ो ना, कल पढ़ लेना। क्या प्रॉब्लम है? अपने फेस्टिवल एंजॉय करो बेटा। अगर होली पे ऑफिस खुला हुआ होता तो होली पे मेरे पास टाइम होता, मैं क्लास ले लेती बेटा। तो आज क्लास छोड़ दो बेटा, कल कर लेना, परसों कर लेना, अपना फेस्टिवल एंजॉय करो, बढ़िया तरीके से मनाओ। क्या है यार, त्योहार के दिन ये सब करते हो आप लोग। हैप्पी ईद मुबारक हो आपको। ठीक है, ये सब क्लास में नहीं करते, टीचर के सारे बच्चे एकदम बराबर होते हैं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। आपको लगता है आज मेरा भी फेस्टिवल है? अगर आपने एक फेस्टिवल का नाम सुना हो गणगौर, अब जानते हैं गणगौर? हमारे, मैं राजस्थान से रहती हूँ, हमारे यहाँ गणगौर होता है। आज हमारा भी फेस्टिवल है बेटा, आज हमारा भी फेस्टिवल है गणगौर। फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ ना, आज हमारा भी फेस्टिवल, आज हमारा दूसरा नवरात्र है, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ही सिर्फ फेस्टिवल? हमारे तो दो फेस्टिवल चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आज मेरा नवरात्र भी हो, मेरा गणगौर का फास्ट भी है, हमारे यहाँ गणगौर होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फालतू की बातें मत करो। राइट, आज पैराथायराइड ग्लैंड 4 होती है, गले में होती है, थायराइड के चारों पैरों पे होती है। हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती है? हार्मोन पैराथायरोक्सी हार्मोन बोलो इन्हें, या इन्हें कोलिप्स हार्मोन बोलो, एक ही बात है। अब बात आती है मैम क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या होता है इस हार्मोन का? बच्चों जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैल्सीटोनिन का काम बताया ना, बहुत ध्यान से समझना, उसी का जस्ट उल्टा ये हार्मोन काम करता है। अब इस पॉइंट पे देखो क्या काम कर रहा था, क्या काम करता है देखो। कैल्सीटोनिन हार्मोन जब हमारे खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो उसको हड्डियों के पास पहुंचाता है। मैम कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि खून में कैल्शियम कम और हड्डियों के पास ज्यादा, बिल्कुल हो सकता है। तो तब कौन से हार्मोन निकलेंगे? तब कोलिप्स हार्मोन निकलेंगे। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? सुनिए, आपके मान लो इस तरीके से एक बोन है, एक हड्डी है, ये आपकी बोन है, ये हड्डी है। ठीक है, इस हड्डी के पास ये हड्डियां हैं, इन हड्डियों के पास क्या है? कैल्शियम एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका खून है ना, यहाँ पे आपका खून है, ब्लड है। अब इस खून के पास कैल्शियम की कमी होगी, खून के पास किसकी कमी होगी? कैल्शियम की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। खून में भी कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, खून में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का क्लॉट करता है, याद है? हमने पढ़ा था रक्त का थक्का जमने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? आप जानते हैं कि आपके पास कैल्शियम होना चाहिए। तो खून में जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो खून में भी कैल्शियम बैलेंस होना चाहिए। तो जब हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा है, खून के पास कैल्शियम की कमी है, तो हड्डियों के एक्सेस कैल्शियम को, हड्डियों के एक्सेस कैल्शियम को, ज्यादा मात्रा का कैल्शियम है हड्डियों के पास, उस कैल्शियम को कहां पे छोड़ के आना? ब्लड में छोड़ के आना। कौन काम करता है आप बताओगे? पैराथायरोक्सी हार्मोन काम करता है, पैराथायरोक्सी हार्मोन होता है। मैम जी आपने लीवर को छोटी ग्रंथि बताई हो, है है भाई आप लोग आंसर दो। शिव जी कह रहे हैं कि आपने लीवर को सबसे छोटी ग्रंथि बताई है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड बताई है। क्या मैंने ऐसा पढ़ाया है? आप ही लोग आंसर करो, क्या मैंने ऐसे पढ़ाया है आपको? क्या मैंने ये बोला था लीवर इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, या मैंने ये बोला था लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? आप लोग बताओ मुझे, आप लोग बताओ मुझे। शिव जी वर्मा को आंसर मिल जाएगी। वही शिव जी है कि जो लास्ट क्लास में एक बार बीपी पढ़ाते तो बहुत परेशान कर रहा था। हाँ हाँ, ये लो बच्चों ने आंसर कर दिया। शिव जी थोड़ा ढंग से पढ़ा करो, दिमाग के साथ पढ़ा करो। अगर मैंने लीवर को सबसे छोटी ग्रंथि पढ़ाई हो तो बेटा मेरे को बायोलॉजी आती ही नहीं है, मैं बायोलॉजी पढ़ाना ही छोड़ दूंगी पढ़ाना ही। मैं टीचर जब मेरी पोस्ट है रिजाइन डाल दूंगी मैं। ठीक है, ओके, थोड़ा ढंग से पढ़ो। गलत सुन लेते हो फिर मैडम पे आके ब्लेम करते हो, कैसे काम चलेगा बेटा, कैसे काम चलेगा, है ना? मैं आपको कमेंट्स नहीं देखूंगी। एक तरह मैं गेहूं काटने जा रहा हूं 10 दिन के लिए। बेटा जाओ, एक साल की वैलिडिटी क्यों मिलती है? ताकि आप बीच में कोई फेस्टिवल मना रहे हो, गेहूं काटने जा रहे हो, मक्का काटने जा रहे हो, तो बाद में क्लास देख लो आप। ठीक है, माफ कर दो मुझे अगर मैं ये सब तुम लोग टाइम बर्बाद करने आते हो क्लास का, तो आज के बाद में तुम्हें इस बैच से ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, चलो आओ, क्योंकि ऐसे करती हूं सिलेबस नहीं हो पाएगा, तुम्हारी ये गलती की वजह से बाकी बच्चे सफर करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, चलो सुनो, कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है, परेशान करते हो। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायरोक्सी हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन रिलीज करती है। ये कोलिप्स हार्मोन कब निकलते हैं ज्यादा मात्रा में या कब काम करते हैं? आपको बताना है बेटा। हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा होता है और खून के पास कैल्शियम की कमी होती है, तो कोलिप्स हार्मोन क्या करते हैं? इस एक्सेस कैल्शियम को हड्डी से उठा के खून में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सुनो बच्चों, कैल्सीटोनिन ने इसका जस्ट उल्टा काम करा। इसने खून में ज्यादा था तो उसको हड्डी के पास ले गया, और कोलिप्स हार्मोन ने जस्ट इसका उल्टा काम करा, हड्डी के पास ज्यादा था, खून के पास कम था। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक हार्मोन जो काम कर रहा है उसका जस्ट उल्टा दूसरा हार्मोन कर रहा है। तो इन हार्मोन्स को एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन कहते हैं, काउंटरैक्ट हार्मोन कहते हैं। और इसको स्टार करके लिख लेना ध्यान से। क्या लिखोगे आप कि कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन प्लस आप बताओगे बेटा कौन सा हार्मोन? कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरोक्सी हार्मोन्स। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के काउंटरैक्ट हार्मोन कहलाते हैं बेटा। काउंटरैक्ट का मतलब है जो एक काम हार्मोन करता है उसका दूसरा विपरीत दिशा वाला हार्मोन काम करता है, इसलिए इन दोनों हार्मोन को एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पता है कैसे क्वेश्चन आएगा? अगर मैं इस चैप्टर की YouTube पे प्रैक्टिस आज से शुरू कर रही हूं तो वहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। मैं पूछूंगी कोलिप्स हार्मोन का उल्टा काम कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्सीटोनिन। या मैं कहूंगी कि कैल्सीटोनिन का विपरीत उल्टा काम कौन करता है, तब आप क्या बताओगे बेटा? तब आप बताओगे वो कोलिप्स हार्मोन करते हैं। ठीक है, तो काउंटरैक्ट हार्मोन कौन कौन से हो गए मैम? ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं बेटा। कैल्सीटोनिन और टोनिन और दूसरा कोलिप्स हार्मोन। राइट, हाँ जी मैम। अब बच्चों कॉमन सेंस लगाना और मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर करना। मान लो अगर ये पैराथायराइड हार्मोन कम बन गया, मान लो कौन से हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन कम बन गया तो क्या होगा? बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज। पैराथायराइड या पैराथायरोक्सी सेम नाम है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन या आप कह सकते हो कोलिप्स हार्मोन्स या पैराथायरोक्सी हार्मोन, कुछ भी बोलो इन्हें। ठीक है, अगर ये हार्मोन कम बन गया तो क्या हो सकता है? कुछ गड़बड़ होगी क्या? बताओ जरा, कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं होनी तो चाहिए। चलो मैं आपको समझाती हूँ। अगर पैराथायराइड हार्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपो का मतलब होता है अल्प, कम बन जाए, और अगर ये हार्मोन ज्यादा बन जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ये हार्मोन की मात्रा ज्यादा बन जाए, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? जी हाँ हो सकती है। तो जरा देखिए क्या गड़बड़ होगी, जरा देखिए क्या गड़बड़ होगी। मान लो ये हार्मोन कम बना तो यहां से कम कैल्शियम यहां ट्रांसफर कर पाएगा, और यहां से जब कम कैल्शियम ट्रांसफर करेगा किसके पास? खून के पास, तो कुछ गड़बड़ होगी।
अरे आप खुद सोचिए कि अगर ये हार्मोन कम बना तो क्या हो सकता है और ज्यादा बना तो क्या हो सकता है। आप खुद से ये चीज का आंसर कर सकते हो बेटा, खुद से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर मैम यहाँ पे ये कम बना तो मान लो हड्डियों के पास कैल्शियम क्या है, ज्यादा है, हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है, और खून के पास कैल्शियम की कमी है, तो हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम देखो, अब अच्छा ऐसे समझो तुम लोग गड़बड़ हो जाएगा। मान लो एक हड्डी के पास 0.5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा है और खून के पास 0.5 ग्राम कैल्शियम क्या हो गया, कम हो गया, तो एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन, और वो क्या करेगा, वो इस हड्डी वाले कैल्शियम को खून के पास ट्रांसफर कराएगा। अगर ये हार्मोन कम बना तो यहाँ का जो एक्सेस कैल्शियम है 0.5 ग्राम कैल्शियम है, वो 0.5 ग्राम कैल्शियम पूरे तरीके से खून में नहीं जा पाएगा, पूरे तरीके से खून में नहीं जा पाएगा, है ना। और अगर ज्यादा बन गया तो बेटा यहाँ से 0.5 ग्राम ही लेकर जाना था और ये ले गया कितना, बहुत सारा 10 ग्राम ले गया मान लो, है ना, 10 ग्राम, मान लो 8 ग्राम, 0.8 ग्राम ले गया, ज्यादा बना तो हड्डियों के ज्यादा कैल्शियम को ले जाएगा खून के अंदर, हड्डियों के ज्यादा कैल्शियम को ले जाएगा किसके पास, आपके खून में, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या, हाँ जी मैम गड़बड़ हो जाएगी। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर ये हार्मोन यहाँ के कैल्शियम को ज्यादा ले गया, यहाँ से कैल्शियम को ज्यादा ले गया तो बेटा जितनी हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत थी उससे ज्यादा ले गया, अब ज्यादा ले गया तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो उसे टिटैनी रोग कहा जाता है, टिटैनी रोग कहा जाता है। अब मैम ये टिटैनी क्या होता है, टिटैनी एक हड्डियों की बीमारी है, बोन्स की बीमारी है, ये बीमारी का नाम है, हड्डियां इस बीमारी में पतली हो जाती हैं, भंगूर हो जाती हैं, भंगूर का मतलब होता है ब्रिटल हो जाती हैं, और हड्डियों से आवाज आना शुरू होती है और हड्डियों में दर्द होता है। बच्चा डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हाथ पांव में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उठ रहा हूं बैठ रहा हूं तो घुटनों में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो डॉक्टर बोलेगा आपकी हड्डियों के अंदर टिटैनी नाम की डिजीज हो गई है। टिटैनी बीमारी तब होती है जब हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी होती है। अब हम कैसे होगी, तो देखो ना एक हड्डी के पास 0.5 ग्राम कैल्शियम ही ज्यादा था, क्यों, और इसे 0.5 ग्राम कैल्शियम को यहां भेजना था, लेकिन पैराथायरॉक्सी हार्मोन बहुत ज्यादा बन गए और बहुत ज्यादा कैल्शियम को ले गए, तो यहां कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी से हड्डियां ब्रिटल भंगूर हो जाती है, हड्डियों से आवाज आती है, उठते बैठते जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। अब दूसरा सुनो, अगर ये हार्मोन कम बना, बच्चों ये हार्मोन कम बना तो यहां से 0.5 ग्राम कैल्शियम को लेके जाना था, क्योंकि इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ तो 0.5 ग्राम कैल्शियम नहीं लेके जा पाया खून के अंदर। अब खून के अंदर 0.5 ग्राम कैल्शियम चाहिए था, आया मान लो 0.2 ग्राम ही, तो कितने ग्राम कैल्शियम की कमी होगी, 0.3। तो बेटा खून में जब कैल्शियम की कमी होती है ना, तब आप जानते हो ब्लड क्लोट अच्छे से नहीं बन पाता है, ब्लड क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का नहीं जमेगा अच्छे से। अरे आपको याद होगा कि खून का थक्का जमने के लिए हमारे खून में कैल्शियम होना चाहिए, हमारे खून में कैल्शियम होना चाहिए। तो ये आप बीमारी ना भी याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टिटैनी डिजीज स्केलेटल सिस्टम में पढ़ोगे आप, वापस आएगी, है ना। और यहाँ पे ब्लड का क्लॉट मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको कि खून के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमें क्या हो जाता है, हमें आप बताओगे बेटा ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं जम पाता है। तो ये कॉलिक्स हार्मोन सबसे ज्यादा यहाँ पे याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड के पैरों में होती है, 4 होती है, और वो पैराथायरॉक्सी हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन हमारी हड्डियों के कैल्शियम जो ज्यादा मात्रा में है उसको कहां पे भेज के आ जाती है, कहां पे भेज के आ जाती है, उसको खून में भेज के आ जाती है। अगर ये हार्मोन ज्यादा बन गए तो हड्डियों के ज्यादा कैल्शियम को खून के पास ले जाएंगे, और ज्यादा कैल्शियम खून में जाना भी क्या होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे, पथरी बना देता है, ठीक है। और अगर ये हार्मोन कम बना तो आप जानते हैं हमारी हड्डियों के पास जो कैल्शियम है उसको ज्यादा मात्रा कैल्शियम है उसको खून में नहीं भेज पाएगा, तो खून का क्लॉट नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बस समझ में, ओके मैम। तो अब तीसरी गलती लिखोगे, तीसरी ग्लैंड, बस इसको नहीं छोड़ना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा दो स्टार, लगा दो 3 स्टार लगा दो, नाम लिखते ही क्वेश्चन की झड़ी लग जाएगी। पेंक्रियास अग्नाशय, पेंक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। आपको मैंने पढ़ाया था कि पेंक्रियास ग्लैंड कहां होती है, सिर्फ नंबर में एक ही होती है बेटा, और कहां, एब्डोमिनल में होती है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं हिंदी में उदर गुहा, और पेंक्रियास कैसा होता है, पेड़ के पत्ते जैसा, ऐसा होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है ना, ऐसा होता है पेंक्रियास, ठीक है। और ये पेंक्रियास क्या करता है, इससे निकलने वाले हार्मोन बहुत फेमस है, सारे अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले मैं बता दूं इस पेंक्रियास ग्रंथि की खोज हुई है, और इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट का नाम फेमस है जिनको बोलते हैं लैंगरहेंस। कौन से साइंटिस्ट, लैंगरहेंस। लिखिए पेंक्रियास की डिस्कवरी, अग्नाशय की खोज लैंगरहेंस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। आगे समझ में, कहां होता है आपको दिखाया जाए, एक बार गूगल पे फोटो दिखा देती हूं, कहां होता है, ठीक ऐसा लगेगा जैसा पेड़ का पत्ता है वैसा होता है बेटा, पेड़ के पत्ते जैसा होता है। ये अग्नाशय है हिंदी में, ठीक है, अमाशय मत कर देना, ये दिख रहा है पेड़ का पत्ता, ये रहा, ये रहा, ये पेंक्रियास है बच्चों, ऐसे, ये रहा, इसको पेंक्रियास बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं। अब होता क्या है इस पेंक्रियास में, पेंक्रियास में कुल 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, ऐसे ऑर्गन है, अंग है, अंग कैसे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो पेंक्रियास में टोटल 4 टाइप की सेल्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पेंक्रियास। अग्नाशय में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कोशिका। कौन कौन सी कोशिका होती है, पहली बात तो आपको इनके नाम याद रखने, कौन कौन सी होती है, तो लिखिए नंबर 1 पे होती है अल्फा सेल, हिंदी में लिख देना अल्फा कोशिका। नंबर 2 पे आती है, उनको बोलते हैं बीटा सेल, बीटा कोशिका। नंबर 3 पे आती है, उनको बोलते हैं डेल्टा सेल, हिंदी में लिख देती हूं, ये इनके सिंबल होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा के सिंबल तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे एफ सेल, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारी पेंक्रियास में, अल्फा बीटा डेल्टा एफ सेल। अब सुनो जरा, अगर आपसे पूछ लिए कि कौन सी सेल सबसे ज्यादा होती है पेंक्रियास में, पेंक्रियास में सबसे ज्यादा होती है बीटा सेल, और यही फेमस है वनडे एग्जाम्स के लिए, ये सबसे ज्यादा होती है, ये मैक्सिमम अमाउंट में होती है, सबसे कम आपको नहीं याद करनी है, आप सिर्फ इतना याद करो, अग्नाशय के अंदर सबसे ज्यादा कोशिकाएं होती है, उनका नाम बीटा सेल होता है, पढ़ लिया, हाँ जी मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीनों सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में दिन रात हार्मोन बना रही है। अब मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, हार्मोन बनाने वाली सेल्स को क्या कहते हैं। अरे ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ये तो पढ़ रहे हैं मैम चैप्टर, हाँ जी, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ये मैम ने आपको पढ़ाया है अच्छे से। और ये वाली जो सेल है ना, ये बनाती है एक जूस, जिस जूस को बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिस जूस को हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, हिंदी में अग्नाशय रस कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं। अब जूस बनाने वाली को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जूस बनाने वाली को, जूस बनाने वाली को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं, बहिश्रावी। अब बच्चों आप गौर फरमाओ यहाँ पे,
आपको पता लगेगा कि मैम पेंक्रियाज में तो हार्मोन और जूस दोनों बन रहा है, ये तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर रही है। हाँ जी बच्चों, और ऐसी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की भांति काम कर सकती है, जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह काम कर सकती है, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड। ये दोनों का मिक्स है बच्चा, इसीलिए हम कहते हैं अग्नाशय हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। ये मिक्स्ड ग्लैंड है बेटा अपने बॉडी की। तो एग्जाम में आ जाए ना पेंक्रियाज कैसे काम करती है, अब बोलना ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर सकती है, ये तो मिक्स्ड ग्लैंड है, ये तो मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करती है। हाँ, कितनी सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन की तरह काम करती हैं? 3 सेल, अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है, और एक सेल जिसको हम कहते हैं एफ सेल, ये एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। लिख दोगे? हाँ जी मैम। अब मैं आपको अगला जो पॉइंट पढ़ाने वाली हूं वो इतनी बार सीजीएल में, ग्रुप डी में, हर एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्या? तो सुनिए बच्चा, ये जो पेंक्रियाज की सेल्स होती है ना, इन सेल्स का एक नाम और होता है, और क्या बोलते हैं पेंक्रियाज की सेल्स को? सुनिए, पेंक्रियाज की सेल्स को कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं इन सेल्स को? ये जो सेल्स है ना, इनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्योंकि लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी तो उन्होंने अपने नाम पर इन सेल्स का नाम रख दिया। क्या दिक्कत है भाई? तो लिख दो, इन्हें बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं। लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं बोलते हैं। मैम ये क्वेश्चन कैसे आता है? सुनिए, क्वेश्चन बोल रही हूं मैं। क्वेश्चन आता है कौन से ऑर्गन में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है? हमारे शरीर के किस अंग में लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं पाई जाती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर पेंक्रियाज होगा। कुछ नहीं, पेंक्रियाज जो है ना, वो उसकी खोज लैंगरहैंस ने की, तो लैंगरहैंस ने ना अपने नाम पर, दुनिया मुझे याद रखे है ना, तो इन्होंने लिख दिया आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, अपने नाम पर इसका नाम रख दिया। ठीक है भाई, हम याद कर लेते हैं। तो लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं किस अंग से संबंधित होती है? तो आप बताओगे पेंक्रियाज से होती है। अब मैम जब इसमें 3 प्रकार की सेल्स हार्मोन बना रही है, तो तीनों अलग अलग हार्मोन बनाती होंगी। जी हाँ, तो इससे एक अलग हार्मोन निकलता है, इससे एक अलग, और इससे एक अलग। अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो वो देखिए। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो अल्फा सेल अपना एक अलग हार्मोन निकालेगी, बीटा सेल अपना एक अलग हार्मोन निकालेगी, और डेल्टा सेल अपना अलग हार्मोन निकालेगी। सबसे पहले हम बीटा सेल के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे लिखो बीटा सेल। क्या करती है ये बीटा सेल? बीटा सेल, बीटा कोशिकाएं पेंक्रियाज में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम अमाउंट में होती है, और ये बहुत फेमस हार्मोन रिलीज करती है। बना के रिलीज करती है कहां? खून में। और कौन सा हार्मोन? तो इसके द्वारा निकाला जाता है इंसुलिन हार्मोन। बच्चों आपने कभी ना कभी इंसुलिन का नाम सुना होगा। आज मैं सारा पढ़ा दूंगी इस इंसुलिन के बारे में कि कभी आप नहीं अटकोगे किसी प्रकार के क्वेश्चन में। बीटा सेल जो हार्मोन बनाती है उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। कितने बच्चों ने इंसुलिन के बारे में नाम सुन रखा है? नहीं सुन रखा है तो जरा सुनो क्या क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंसुलिन हार्मोन की डिस्कवरी से। इसकी खोज किसने की? पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, इसकी खोज किसने की? तो लिखिए, इसकी खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इनके नाम लिखवाए, बस आपको इतना याद रख लो। मैम इस हार्मोन की डिस्कवरी क्यों लिखवा रहे हो आप? क्योंकि बेटा इस हार्मोन की खोज के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और ये जो फेमस होते हैं ना, इनको एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि पेंक्रियाज के निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इंसुलिन कैसा हार्मोन है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? बेटा मैंने पढ़ाया था इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है ना। तो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन को हम क्या कहते हैं? मैम इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, और पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड का मतलब होता है ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से बना हुआ है। तो इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, तो इसका नेचर क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी? ये प्रोटीन प्रकृति का होता है। ठीक है। तीसरा, इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए एक मिनरल चाहिए बेटा, एक मिनरल, एक खनिज तत्व चाहिए, और वो कौन सा खनिज तत्व है जो इंसुलिन हार्मोन को बनाता है? उसका नाम है जिंक। जिंक जिसको हिंदी में जस्ता या जिंक, और जिसका सिंबल ZN होता है। ऐसे ये 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। हम डायबिटीज वाले लेते हैं, इंसुलिन क्यों लेते हैं अभी आपको पढ़ाएंगे। आगे बात समझ में? क्या क्या क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करती हूँ। बीटा सेल, अच्छा देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, देखना बच्चा। पेंक्रियाज की कौन सी सेल्स इंसुलिन निकालती है? बीटा सेल। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन का नेचर क्या है? मैं प्रोटीन नेचर का है, ये प्रोटीन से बना हुआ है। अगला, इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज तत्व चाहिए? आप क्या बताओगे? जिंक चाहिए। लिख दिया तीनों क्वेश्चन। हाँ जी मैम। अब बात ये आती है कि इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये इंसुलिन? तो इसका काम बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे खून में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। पहले मैं लिख रही हूँ फिर समझो, ठीक है। तो लिखिए, इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। हिंदी में लिखो, यह रक्त या खून में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है, मात्रा को संतुलित रखता है। इट मेंटेन्स शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, या इट मेंटेन्स शुगर लेवल लिख लो, सिंपल। ये हमारे ब्लड में शुगर होती है ना, उसको मेंटेन रखता है। अब बच्चों जब भी ब्लड शुगर नाम आए ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है ब्लड में जो शुगर होती है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? ग्लूकोज कहते हैं। ब्लड में जो शुगर होती है उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को हम रक्त वाली शर्करा, ब्लड शुगर कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, हमेशा अपने दिमाग में। हमारे खून में जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है, वो ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। अब बच्चों कैसे मेंटेन करता है ये हार्मोन? सुनिए कैसे करता है। मान लो आपका खून है, ठीक है, खून है, और इस खून में शुगर लेवल ज्यादा है। शुगर लेवल का मतलब है आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। सिंबल ऊपर जाता है, उसका मतलब होता है बढ़ना। आपके खून में ग्लूकोज बढ़ गया, इसका मतलब आपके खून में शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल बढ़ गया भाई, शुगर, ब्लड वाली शुगर क्या होती है? ग्लूकोज होती है। आपके खून में ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को, ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो ज्यादा है, ये जो खून वाली शुगर जो ज्यादा है, इस ग्लूकोज को बदल देता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अरे समझ में आया? कुछ इतना कोई बड़ी चीज नहीं है समझने वाली। खून में शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, जब वो ज्यादा हो जाती है शुगर, तो उस शुगर को ये बदल देता है, और किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन जाता है हमारे कौन से ऑर्गन के पास? लीवर के पास, यकृत के पास, और वहां पे हो जाता है ये स्टोर। स्टोर का मतलब होता है भंडारण, संग्रहित होना। बच्चों हमारे घर में हमारी मम्मी 4 किलो चीनी लाती है, 1 किलो चीनी बाहर निकाल लेती है रसोई में, बाकी की 3 किलो चीनी को स्टोर कर देती है स्टोर हाउस में, है ना, ताकि फ्यूचर में जब रसोई वाली चीनी खत्म हो जाएगी तो उस चीनी को हम स्टोर रूम से निकाल लेंगे, है ना। इसलिए हमारे घरों में क्या होते हैं? स्टोर रूम होते हैं रसोई के अंदर। अब सुनो जरा, हमारी बॉडी में खून में शुगर लेवल बढ़ गया, यानी खून में ग्लूकोज बढ़ गई, तो इस खून में बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देगा, और ग्लाइकोजन जाके हमारा यकृत, हमारा लीवर होता है, उसके पास स्टोर हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे यकृत के पास जो स्टोर फूड होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह आपसे पूछेगा हमारे यकृत के पास जो शुगर होती है वो किस रूप में होती है, किस रूप में है, ग्लाइकोजन के रूप में है। अब मैम ये बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपके बॉडी में किसी दिन इंसुलिन की कमी हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, शरीर है भाई, हार्मोन है, हार्मोन कम ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जी मैम, अगर मैम इंसुलिन का हाइपो सिक्रेशन हो जाए, सिंपल सी बात है, अगर इंसुलिन ने अपना सिक्रेशन कम कर लिया, इंसुलिन कम बन गया, तो आप खुद सोचो, कम इंसुलिन बना इसका मतलब ग्लूकोज ज्यादा पड़ा रहेगा। इसका मतलब मैम इंसुलिन कम यानी कि आपके खून में ग्लूकोज ज्यादा, और खून में जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर। आपको बीमारी होगी क्या? शुगर लेवल बढ़ने की, जिसको आप बोलते हो बच्चा मुझे शुगर की बीमारी होगी। ये सिंपल सी बात है। क्या इंसुलिन हार्मोन कम बना तो खून में ग्लूकोज ज्यादा, खून में ग्लूकोज ज्यादा यानी कि शुगर लेवल बढ़ गया, और शुगर लेवल यानी शुगर की बीमारी होना प्राइमरी स्टेज पे कहलाती है हाइपरग्लाइसेमिया। डॉक्टर कहेगा आपके खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है, इन फ्यूचर आपको डायबिटीज हो सकता है, तो अपनी शुगर लेवल को कम कर लीजिए। और बच्चों बहुत दिनों तक जब हाइपरग्लाइसेमिया रहता है, इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। एक होता है प्री डायबिटिक, एक होता है डायबिटिक, एक होता है पोस्ट डायबिटीज। बेटा प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटीज होने वाला है, लेकिन आप दवाइयां खा के अपना लाइफ साइकिल सही करके बच सकते हो डायबिटीज से। ठीक है, तो सुनिए जरा बच्चों, क्या हाइपरग्लाइसेमिया बहुत दिनों तक रहा तो अब आपको आगे चलकर एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज, और हिंदी में बोलते हैं इसको मधुमेह रोग। अरे भाई शुगर हो गया, अरे भाई शुगर हो गया। सौभिक पटेल करें सबसे ज्यादा कंटेंट आप पढ़ाते हो मैम, आपके टक्कर में कोई नहीं है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। आई बात समझ में? क्या डायबिटीज हो जाएगा? क्या किसी के घर में डायबिटीज का पेशेंट है? आप मुझे बताओ फटाक से, फिर मैं आज आपको एक होमवर्क दूंगी। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? इंसुलिन की कमी से मैम हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर लेवल बढ़ जाता है, और आगे चलकर इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नाम का बीमारी हो जाता है। अब डायबिटीज हो गया, डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा भैया अपने खाने में शुगर कम खाओ, क्योंकि पहले ही बॉडी में शुगर ज्यादा है ना। फिर भी आप नहीं मान रहे हो, फिर भी आप गुलाब जामुन, जलेबी, सब आप मीठी चीजें खा रहे हो, है ना, गुड़ चीनी शहद से बनी हुई चीजें खा रहे हो, तो अब डॉक्टर कहेगा भाई साहब अब तो आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब कुछ नहीं, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे। देखा होगा बहुत खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। मेरे पापा को है, कल्पना कह रहे हैं, ठीक है, मैं मेरी मां को भी डायबिटीज है, श्रीकांत कुमार कह रहे हैं, है ना, दीक्षा कह रही मेरी मम्मी को है, क्योंकि बेटा आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है? बहुत आजकल 11 साल के बच्चे को डायबिटीज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आजकल का लाइफ साइकिल ऐसा, खाना पीना कितना बेकार है ना। दीक्षा कह रही मेरी मम्मी को है ना। चलो सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैम कितना शुगर लेवल बढ़ जाता है कि डायबिटीज कहलाता है। सुनिए जरा, कुछ पॉइंट लिखिए नंबर 1 पे और नंबर 2 पे। बिफोर मील, खाना खाने से पहले। अरे आपने देखा होगा कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं वो दो तरीके से अपनी शुगर चेक करते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। अगर खाना खाने से पहले आपका शुगर आ रहा है 80 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, पर डीएल का मतलब होता है 1 डेसीलीटर ब्लड में 80 ग्राम शुगर का लेवल आ रहा है, ग्लूकोज का लेवल आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है 100, 120, 130 खाना खाने से पहले, तो आप डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हो। ठीक है, और अगर आपने खाना खा लिया आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, अब खाना खाया है, खाने में भाई आप कार्बोहाइड्रेट, आप शुगर तो खाओगे ना, रोटी खाओगे आप, है ना, कोई फल फ्रूट खा रहे हो, इन सब में क्या कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज है, तो वो लेवल बढ़ाएगा ना। तो अगर खाना खाने के बाद, अगर आपने अपना खाना शुगर लेवल चेक किया, तो वो कितना आना चाहिए डॉक्टर की लैंग्वेज में? वो आना चाहिए आपका 180 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। अब खाना खाने के बाद आपका शुगर आ रहा है 220, 250, 300, तो डायबिटीज हो चुका है बेटा, डायबिटीज हो चुका है बेटा। ठीक है, तो खाना खाने से पहले आपके शुगर का लेवल ये होना चाहिए, खाना खाने के बाद ये होना चाहिए। अब खाना खाने से पहले 180 आ रहा है, तो भाई बहुत खतरनाक वाला डायबिटीज है। मैम कैसे चेक करते हैं? मैम शुगर की बीमारी है या नहीं? शुगर की बीमारी जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ग्लूकोमीटर। उस यंत्र को कहा जाता है, उस डिवाइस को कहा जाता है ग्लूकोमीटर। अगर आपने कभी देखा है ये डिवाइस तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कैसा होता है। मेरे पास तो घर पे रखिए, कल की क्लास में लाके दिखा दूंगी। चेक नहीं करूंगी क्लास में, लाके दिखा दूंगी। चेक करने के लिए खून चाहिए होता है ना, फिर एक इंसान वो चाहिए होता है, वैसे पिन करे, खुद को थोड़ा पिन कर पाते हैं। देखो कैसे होता है ग्लूकोमीटर डिवाइस में। एक ऐसी डिवाइस होती है, चलो ना बोर्ड पे लगा के दिखाते हैं ग्लूकोमीटर कैसा होता है आपको। बेटा तुम लोगों को ना मेरे से अच्छी कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा, है ना। एक एक चीज तुम लोगों को मैं साथ में ही क्लास में दिखा के इंस्ट्रूमेंट ला के पढ़ा रही हूँ। ये रहा ग्लूकोमीटर, प्राइस बता रहा है, अपन तो इमेज देखते हैं। ये रहा ग्लूकोमीटर डिवाइस। अब सुनो, इस डिवाइस में क्या आता है? ये एक डिवाइस है, इस पे आपकी वैल्यू दिखेगी, देखो लिखा हुआ है 88.8 मिलीग्राम पर डीएल, एमजी पर डीएल लिखा हुआ है इसमें, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। ठीक है, और ये एक ऐसे होता है बेटा, इसके आगे सुई होती है, ये सुई बेटा, निडल है, ये इसके आगे यहाँ पे सुई यहाँ पे लगाई जाती है, निडल यहाँ लगाई जाती है, और ये बटन है, इस बटन को प्रेस करते हैं और सुई क्या करती है? आपके अंदर का खून निकाल लेती है, 1 से 2 बूंद खून निकालती है। ठीक है, अब 1 से 2 बूंद खून निकला, खून में क्या शुगर है, उस खून को यहाँ पर होता है बेटा एक ऐसे, ये रहे देखो, ये ऐसे ऐसे स्वैब बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे एक पेपर जैसा, हार्ड पेपर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर खून की बूंद डालते हैं, डाल दी। अब ये खून की बूंद यहाँ लगाई जाती है, देखो ये लगी ना इस मशीन में, ये लगी इस पेपर के ऊपर, इस पेपर के ऊपर, इसे स्वैब पेपर बोलते हैं, इसके ऊपर खून की बूंद लगा के इसमें लगाएंगे डिवाइस में। अब ये डिवाइस रीड करेगी कि आपका शुगर लेवल कितना आ रहा है, आपका शुगर लेवल कितना आ रहा है। तो ये लिखा हुआ देखो, इसमें 95 आ रहा है, इसमें 108 आ रहा है, इसमें 88 आ रहा है, इसमें 108 आ रहा है, ऐसे आपका शुगर लेवल चेक होता है। और इसी डिवाइस को बोलते हैं ग्लूकोमीटर। आजकल थोड़ी एडवांस आने लगी, ऐसी आने लगी बेटा, थोड़ी सी है ना, ये एकदम तुरंत जल्दी चेक कर लेती है। अब वो बेटा इंसान की पॉकेट जैसा अलाउ करती है ना, वैसा खरीद लेता है। ये सारी ग्लूकोमीटर डिवाइसेस, ये सारे ग्लूकोमीटर डिवाइसेस हैं, इनसे ये देखो ये 103 दिखा रहा है मिलीग्राम पर डीएल, 103 आया है, किसी का चेक करा है वो। ठीक है, तो ये आपकी आजकल की एडवांस आने लगी है थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, तो जिस डिवाइस से हम शुगर लेवल या शुगर की बीमारी है या नहीं वो चेक करते हैं, उसको ग्लूकोमीटर डिवाइस कहते हैं। कितना आना चाहिए? खाना खाने से पहले इतना, खाना खाने के बाद इतना। अब बच्चों अगर आपने शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया है तो प्राइमरी स्टेज पे थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो डॉक्टर कहता है भाई खाने में मिठाई बिल्कुल मत खाओ। देखा ना शुगर वाले पेशेंट को बेचारे को कभी कभार 2-3 साल में एक रसगुल्ला खाने को मिलता है ना। अब अगर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है अब तुम्हें भाई कोई तरीका नहीं है, तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। नेचुरल तरीके से इंसुलिन है नहीं तुम्हारी बॉडी में, अब बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। तो अगर आपने देखा होगा अपने घरों में या किसी को, इसको बहुत खतरनाक लेवल का डायबिटीज होता है, वो खाना खाने के तुरंत बाद 1 से 2 मिनट के बाद मेरा इंजेक्शन लेके भाग के और इंजेक्शन लगाता है, अपने आप भी लगा लेता है, आदत बन जाती है बेटा, क्योंकि रोज लेने होते हैं, दिन में 2 दिन। और इंसुलिन का इंजेक्शन आज लेना है तो आज ही लेना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सही गल जाता है अंदर से, डायबिटीज से बढ़ जाता है तो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आपने लेट कर दिया इंसुलिन का इंजेक्शन किसी को देने में तो इंसान की डेथ तक हो सकती है, इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो आज लेना है तो आज ही लेना है। प्राइमरी स्टेज पे तो इंसुलिन की टैबलेट भी मतलब आजकल देखो इंसुलिन की टैबलेट बनी थी, इतनी इफेक्टिव नहीं है टैबलेट, क्योंकि इंसुलिन कहां जाना चाहिए? खून में जाना चाहिए। एक बच्चा कहना इंसुलिन की टैबलेट इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं है? मतलब बनाने बंद कर दिया आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, क्योंकि बेटा टैबलेट घुल के खून में जाने में समय लगता है। आपको लगता है मुंह में दवाई खाने में खून घुल जाती है क्या? टाइम लगता है, इतना टाइम उस पेशेंट के पास नहीं है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन ही सक्सेस है बेटा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था मैंने बता दिया। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, महंगे भी आते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन। बेचारा इंसान की डायबिटीज से गंदी कोई बीमारी नहीं है भाई। डायबिटीज मतलब धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को ले बैठता है। डायबिटीज से गंदी बीमारी नहीं है बेटा। अब मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है। सुना है कभी? मैं बताऊंगी आपको। डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है। हाँ, ये बताइए आपको कि इंसुलिन का ज्यादा बन गया तो क्या हो जाएगा? ये कल आएगा ना, डोंट वरी। तो कल हम पढ़ाएंगे डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है बेटा, कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? मैं मेरी मम्मा के घाव नहीं भरते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसको डायबिटीज है उसके घाव जल्दी से नहीं भरेंगे, उसके बॉडी पे इतने बड़े बड़े। अगर जब डायबिटीज बिगड़ती है ना, उससे गंदी मौत किसी को नहीं मिल सकती बेटा। डायबिटीज जब बिगड़ती है ना, बहुत गंदे से इंसान को खत्म करती है। अब ये मत सोचना कि मैम आप हमारे घर में पेशेंट है डायबिटीज का डरा रही हो। बेटा सच है, मैं सच बोलती हूँ, मेरे को चुपचाप बातें करनी आती है। डायबिटीज जब बिगड़ती है ना, शरीर के अंदर पस पड़ जाता है, इतने बड़े बड़े फोड़े पड़ जाते हैं बॉडी पे, वो फटते हैं। कभी देखा आपने? नहीं देखा, भगवान करना देखना पड़ेगा आपको, लेकिन फट जाते हैं उनसे, पस उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है बाहर। इंसान का शरीर गलना गलना मतलब मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर इंसान मरता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। आजकल डायबिटीज इतना फैल रहा है, हर 10-12 साल के बच्चों को डायबिटीज निकल रहा है, आपको पता है ना? ठीक है, तो ये हम कल पढ़ाएंगे आपको कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। दो होता है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए फिर आज की क्लास में इतना बहुत है। आज हमने क्या पढ़ा? हमने थायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर दी, पैराथायराइड कंप्लीट कर दी, पेनक्रियास बड़ा है, टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है? तो कल हमारा पेनक्रियास हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा, एड्रिनल हो जाएगा। 6 होगी ना, शायद 2 क्लास के वाले चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2 नहीं तो 3 में तो हो जाएगा, 3 में तो हो जाएगा, ठीक है बेटा बच्चों? ओके, मैम डिवाइस दिखा दो। दिखाई तो है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं क्लास में लाके अपना खून निकालूं? है नहीं बेटा, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा देखो। जो लोग रेगुलर तरीके से अपना डायबिटीज चेक करते हैं ना, उन्हें किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऐसे निरल पिच कर लेते हैं और अपना खून निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको बेटा दिन में 3-4 बार चेक करनी होती है। तो बेचारे कितने दिन किसी के सहारे पे जिंदा रहेंगे? लेकिन मेरे को डायबिटीज है नहीं ना, तो मैं थोड़ा निकाल सकती हूँ। थोड़ा डर लगता है क्लास में निकालने में, थोड़ा खून से मुझे फोबिया भी है, ठीक है? आप लोग पूछते हैं कि मैम डॉक्टर क्यों नहीं बनी? अपनी नीट हमारे जमाने में पीएमटी हुआ करता था, पीएमटी क्यों नहीं दिया? बस यही एक रीजन है, मुझे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या मैं खून नहीं देख पाती हूँ बेटा? बताऊंगी किसी दिन, ये हमारे पापा से हमें आया है, बताऊंगी कभी कि मुझे क्या है ना? चलो, ऐसा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन खून मैं देख नहीं पाती हूँ, अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। बस यही एक रीजन था कि मैं डॉक्टर नहीं बनी। हालांकि मैंने पीएमटी की कोचिंग भी करी थी 6 महीने, एलन कोटा की थी मैं, हमारे जमाने में एलन बहुत फेमस था, लेकिन उसके बाद चलो छोड़ो ये सब बात बताएंगे। अच्छा है ना, नहीं बनी इसलिए आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बन गई होती तो फिर आप लोगों को कहाँ पढ़ा रही होती ना? लेकिन मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर्स हैं आज भी। मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरी फैमिली में अभी 2 मेरी बुआ की लड़कियां हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट बनी है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनी है। क्या होती है रेडियोलॉजिस्ट? आज की तारीख है बच्चों, 31 मार्च है ना। पीडीएफ अपलोड करवानी है मुझे, लास्ट क्लास की भी और इस क्लास की भी मैंने करवाई नहीं। 29 तारीख की और 31 तारीख की। चल, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।